नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं मनीष सोनी आज फिर से हाजिर हूँ अपनी अगली क्लास के साथ। अब तक हम 3 जिले कवर कर चुके हैं मित्रों, और आज हम जो बात करने वाले हैं चौथा जिला है ना, 4th नंबर का। तो देख लीजिए एक बार, चौथे जिले की बात करने वाले हैं। इससे पहले हम डीग, भरतपुर और अलवर जैसे जिलों को कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से जुड़ जाइए सभी विद्यार्थी। डीग, भरतपुर और अलवर को कवर करने के बाद आज जो चौथा जिला अपन लेकर के आए हैं वो है सीकर। कौन सा जिला है मित्रों? सीकर। ये रहा, देखो दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर है सीकर। तो सीकर जिले को लेकर के आए हैं। सभी भर्तियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, चाहे वो भर्ती रीट की हो, चाहे सीटेट की हो, या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई भी जीके वाला पेपर हो, या आपका सीईटी हो, पटवार, राजस्थान पुलिस। राजस्थान की प्रत्येक भर्ती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ना। और इस क्लास में भी अपन फैक्टों की बात करते हैं। अंजलि अत्री, राधे राधे सर, राधे राधे। रितु शर्मा, गुड इवनिंग भैया। चलिए देख लीजिए, सुन लीजिए एक बार कि जितने भी आपके राजस्थान के एग्जाम हैं, कोई भी एग्जाम हो, उन एग्जाम्स में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कला, संस्कृति राजस्थान की आती है। वो चारों चीजें अपन एक साथ लेके चल रहे हैं, जिले बाय जिले। हर जिले में इतिहास क्या है, प्रमुख व्यक्तित्व क्या है ना, क्या उसका सामान्य परिचय है, पुराना नाम क्या है, शुभंकर क्या है, जो भी नॉर्मली जो जानकारी होती है वो सारी जानकारी अपन हर एक जिले में लेकर के चल रहे हैं। जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह सारी चीज़ें अपन कवर कर रहे हैं। कौन सा नृत्य वहाँ का फेमस है, ठीक है। तो इसलिए इस क्लास की जो प्रमाणिकता है वो और अधिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपको बता दूँ, विश्वास मानिएगा, जहाँ मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कॉपी बना लीजिए, जिले डालिए ऊपर, है ना। जैसे आज जिला चलेगा हमारा सीकर, तो ऊपर लिखिए सीकर जिला, और सीकर जिले में जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आएंगे वो आप उतारते जाइएगा, ठीक है। मैं आपको सारी बातें पढ़ाऊंगा, जैसे जीण माता का मंदिर है, अपना सीकर में, अपना रिंगस में आपको याद हो खाटू श्याम जी का टेम्पल है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बताता चलूंगा, आप नोट करते जाइएगा साथ ही साथ। और इसी क्रम में क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करें। ऑडियो वीडियो क्लियर है? आई थिंक आप एक बार कमेंट करके बता दो, अंजलि, ऋतु, कोई भी। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, सारी चीज़ें क्लियर हैं? अच्छा, पशु प्रचारक, पर्यवेक्षक, लिपिक, है ना, सीईटी या आरपीएफ, रीट, ऐसे जो भी भर्तियां राजस्थान में चल रही हैं, यहाँ तक कि आरएएस को लेकर के जितनी भी भर्तियां राजस्थान में आने वाली हैं, उन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे, क्लास स्टार्ट करें या नहीं करें। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? शाम को 4:15 का समय होता है, हालांकि 4 बजे आ गए हैं अपन आज। चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं, है ना। नए जिलों के अनुसार चल रहे हैं अपन, 50 क्लास होंगी पूरे 50 जिलों की। अभी जो क्लास है अपनी चौथी क्लास चल रही है। अंजलि अत्री, यस सर, स्टार्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। ग्रीन सिग्नल मिल गया है। देखिए आज का जो जिला है हमारा वो है सीकर। कौन सा जिला है मित्रों? सीकर। और सीकर का मैंने यहाँ मैप लगा रखा है, आप देख सकते हैं। वर्तमान में सीकर कुछ ऐसा है ना। इसमें से विघटित होने के बाद ये सीकर बचा है अभी फिलहाल में। इसमें बात करें तो कौन कौन सी तहसीलें हैं, तो रामगढ़ आ गया, शेखावाटी, दूसरा आ गया फतेहपुर, जहाँ के जान कभी हुए थे, याद हो आपको, फतेहपुर के हुए थे जान कभी, है ना। फतेहपुर में कायम खानी मुसलमानों में जान कभी हुए थे, जिन्होंने कायम खानी रासो लिखी थी, है ना। बात करें तीसरा लक्ष्मणगढ़ है, चौथा नेचवा हो गया, पांचवा धौद हो गया, छठवां ग्रामीण सीकर हो गया, सातवां सीकर, आठवां दांता रामगढ़, नौवां खंडेला और 10वां हो गया अपना रिंगस। कुल मिलाकर के इन सब तहसीलों को मिलाकर के अपना एक जिला बनता है, जिस जिले का नाम क्या है? सीकर है। क्लियर है सभी को? क्लियर? हाँ बिल्कुल। चलिए ये हो गया अपना यहाँ तक। अब इसकी नॉर्मल अपन बात कर लें तो देखिए फतेहपुर में क्या क्या है। फतेहपुर में देखने लायक है, फतेहपुर का दुर्ग है अपना, कन्हैया लाल गोयन का हवेली भी है यहाँ पर, कन्हैया लाल जी की। इसके अलावा राज्य का पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित यहाँ पर किया गया है। लक्ष्मणगढ़ की बात करें, लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग है। और क्लॉक टावर इंपॉर्टेंट है, क्लॉक टावर याद रखना, ठीक है। लक्ष्मणगढ़ में, हालांकि इनको पढ़ेंगे अपन, एक एक चीज पढ़ेंगे। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग भी पढ़ेंगे, क्लॉक टावर पढ़ेंगे, फतेहपुर का दुर्ग पढ़ेंगे, हवेली पढ़ेंगे, हर्ष में हर्ष माता का मंदिर पढ़ेंगे, हर्षनाथ प्रशस्ति पढ़ेंगे, पवन ऊर्जा संयंत्र लगा गया सीकर में। इसके अलावा यहाँ अपन बात करें, सीकर की स्थापना हुई है 1687 ईस्वी में। माधव सिंह की कोठी है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है। रिंगस में अपने खाटू श्याम जी हैं। रिंगस में कौन है? खाटू श्याम जी हैं। खाटू श्याम जी के बारे में भी चर्चा करेंगे आज, है ना। नवीन कुमार, राधे राधे सर जी, राधे राधे भैया। देखिए आज मैं आपको कई इतिहास से जुड़ी हुई कहानियां यहाँ सुनाने वाला हूँ। खाटू श्याम जी की भी अपन बात करेंगे कि इनका इतिहास क्या रहा है, इनकी क्या पौराणिक कथा रही है, उनकी भी चर्चा करेंगे आगे। देखिए खचरियावास की बात करें तो रियासत काल में सोने व चांदी के आभूषण के लिए क्षेत्र प्रसिद्ध था। भूतपूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की जन्मस्थली इसे कहा जाता है, ठीक है सर। चलिए गैर कांग्रेसी प्रथम मुख्यमंत्री थे ये,
ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। क्या क्या चीजें पढ़ेंगे किसी भी जिले की अगर अपन बात करते हैं तो जिले में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं नवीन, देख लीजिए। जिलों का सामान्य परिचय, ऐतिहासिक परिदृश्य, भौगोलिक, वन्यजीव अभ्यारण्य, स्थापत्य कला, संस्कृति, प्रमुख व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण तथ्य, है ना, और समसामयिक विषय, मतलब कि जो करंट की जो बातें होंगी, करंट की जो बातें होंगी, जैसे आपको बताया था 10 नगर निगम है, 11वां बना है अलवर, 2023 में बना है 11वां अलवर, है ना। तो इस तरीके से जो करंट के मैटर होंगे वो भी अपन डिस्कस करेंगे, है ना। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। देखिए सामान्य परिचय की बात करते हैं। सबसे पहले सामान्य परिचय किसका, सीकर का सामान्य परिचय। तो बात करें सामान्य परिचय की तो देख लीजिए एक बार, सीकर जिले का राजस्थान राज्य में शेखावाटी क्षेत्र में स्थित है। सीकर जिला कहाँ स्थित है, शेखावाटी क्षेत्र में स्थित है। एक ऐतिहासिक शहर है। यह जयपुर राज्य मतलब जागीर का सबसे बड़ा ठिकाना था। जयपुर का सबसे बड़ा ठिकाना था सर सीकर। अच्छा, सीकर का पहले नाम सीकर नहीं था, याद रखिए, जिसे पूर्व में नेहरावती के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो सीकर का पुराना नाम या सीकर का पुराना नाम क्या हो गया, नेहरावती, है ना। सीकर का पुराना नाम क्या था, नेहरावती के रूप में जाना जाता था। सीकर का प्राचीन नाम आ गया एक वीर भान का बास, है ना, ये भी याद रखना, नेहरावती के नाम से जाना जाता था। और दूसरा नाम आ गया क्या, वीर भान का बास। ठीक है, ये भी सीकर का पुराना नाम है। तो यहां से दो फैक्ट निकल गया है। क्या क्या फैक्ट, देखिए जहां मैं बोलता हूं ना फैक्ट, वो आपको आपकी कॉपी में नोट कर लेने, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए आप उनको। क्या बात करें अपन कि एक तो जयपुर की जागीर का सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था, सीकर। जयपुर की जागीर का सबसे बड़ा ठिकाना था सीकर। दूसरी बात करें तो जिसे पूर्व में नेहरावती कहा जाता था, क्या था, नेहरावती। और इसका जो प्राचीन नाम मिलता है वो मिलता है वीर भान का बास। कौन सा नाम है, वीर भान का बास। तो सीकर का प्राचीन नाम आप लोगों को नहीं पता होगा तो देख लीजिए, सीकर का प्राचीन नाम क्या है, वीर भान का बास है। वैसे नेहरावती के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे चलते हैं, है ना। ऐतिहासिक परिदृश्य की बात करते हैं। ऐतिहासिक परिदृश्य, क्या क्या यहाँ इतिहास जुड़ा हुआ है ना, किस तरीके से है, तो वो देख लेते हैं। देखिए खंडेला जगह हुई थी एक, कौन सी जगह, खंडेला। खंडेला के राजा हुए थे बहादुर सिंह जी शेखावत। कौन हुए थे, बहादुर सिंह जी शेखावत। उन्होंने वीरभान का नाम, वीरभान का बांस नामक गांव कांसली ठिकाने के राव जसवंत सिंह जी के बेटे राव दौलत सिंह जी को उपहार में दिया था। ठीक है, दौलत सिंह जी को उपहार में दिया था। किसने दिया था सर, तो याद रखना, बहादुर सिंह जी ने दौलत सिंह जी को उपहार में दिया था। कौन सी जगह, वीरभान का बांस नामक गांव दिया था। ठीक है, अभी ये वीरभान का बांस ही है, फिर बाद में सीकर देखिए स्थापना कैसे होती है, को उपहार में दिया था। जहां राव दौलत सिंह ने 1687 में, कब, इन 1687 में नए ठिकाने सीकर की नींव रखी। तो याद रखना, सीकर को बसाने वाला व्यक्ति, ठीक है, सीकर को बसाने वाला व्यक्ति कौन था, दौलत सिंह। तो सीकर की स्थापना, अगर स्थापना की बात करें तो सीकर की स्थापना हुई है सर 1687 में, और स्थापनाकर्ता कौन है, दौलत। ठीक है, याद रखना, दौलत सिंह जी। कौन से सिंह, दौलत सिंह। ये दो बातें काम की अपने पास। सीकर की स्थापना 1687 में की, किसने की, दौलत सिंह जी ने नींव रखी। वहां किला बनवाया। कालांतर में उनके बेटे राव सिंह जी ने किले एवं सीकर के अन्य स्थानों का निर्माण पूरे करवाया। ठीक है, तो यहां तक ये नॉर्मल बातें हो गई अपनी। आगे चलते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए यहां से शुरुआत होती है नई नई चीजों की। यहां से सीकर के शासकों की शुरुआत होती है। तो पहला शासक कौन आया सर सीकर में, आया राव शिव सिंह। कौन से शिव सिंह, राव शिव सिंह। बात करें तो सीकर के सबसे प्रसिद्ध राव राजा थे इन्हें, है ना। इन्होंने प्रसिद्ध गोपीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सा मंदिर, सीकर में प्रसिद्ध है गोपीनाथ मंदिर। तो याद रखिए, गोपीनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राव शिव सिंह ने करवाया। बात करें राव देवी सिंह की, है ना, अगला सेकंड नंबर पर आएंगे राव देवी सिंह। इन्होंने रघुनाथगढ़ और देवगढ़ के किलों का निर्माण कार्य पूरा करवाया तथा रामगढ़ शेखावाटी की स्थापना की। कौन से की, रामगढ़, जो शेखावाटी अपन पढ़ते हैं आजकल, उस रामगढ़ शेखावाटी की स्थापना किसने की, राव देवी सिंह ने की। किसने की सर, राव देवी सिंह ने की। बार बार बता रहा हूं मैं, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं एंड तक क्लास को जरूर अटेंड करें सर, है ना। आगे बात करते हैं किसकी, राव लक्ष्मण सिंह की। कौन से सिंह की, राव लक्ष्मण सिंह। इन्होंने लक्ष्मणगढ़ किले का निर्माण करवाया। जयपुर के राजा ने इन्हें राव राजा, किसकी, राव राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। जयपुर के राजा ने इन्हें, राव लक्ष्मण सिंह को, राव राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। आगे बात करते हैं सर राम प्रताप सिंह। कौन से प्रताप सिंह, राम प्रताप सिंह।
राम प्रताप सिंह। इन्होंने संगमरमर महल का निर्माण करवाया। कौन सा महल है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इन्होंने संगमरमर महल का निर्माण करवाया, संगमरमर महल का निर्माण करवाया, जिसकी दीवारों पर सुनहरी चित्रकारी की गई है। ठीक है, तो यहां से इंपॉर्टेंट जो चीजें आती हैं, एक तो आता है गोपीनाथ टेम्पल अपना, उसका निर्माण किसने करवाया, राव शिव सिंह ने करवाया। एक क्या आता है सर, देवगढ़ और रामगढ़ जो है, तो रामगढ़ शेखावाटी की स्थापना की राव देवी सिंह ने। बात करें संगमरमर महल, अगर पूछ लिया गया जीके में तो बड़ा दुखदाई हो जाएगा ये सवाल। संगमरमर महल की स्थापना राव प्रताप सिंह ने करवाई है, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। माधव सिंह, कौन से सिंह, माधव सिंह की बात करते हैं। बिल्कुल, जो भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, जुड़े रहें लगातार, है ना, जुड़े रहें लगातार। माधव सिंह जी की बात करें, इन्होंने विशाल विक्टोरिया, देखिए आ गया ना, ये रहा विक्टोरिया डायमंड जुबली हॉल, तो याद रखिए इन्होंने विक्टोरिया डायमंड जुबली हॉल एवं माधव निवास कोठी का निर्माण करवाया। 1899 ईस्वी में कई अकाल राहत कार्य शुरू किए तथा माधव सागर तालाब का निर्माण करवाया सीकर में। ठीक है, तो माधव सिंह जी को याद रखना, इन्होंने विक्टोरिया डायमंड जुबली हॉल का निर्माण करवाया है। बात करें, फिर से पीछे चलते हैं एक बार, तो याद रखना गोपीनाथ जी टेम्पल का निर्माण किसने करवाया, राव शिव सिंह ने करवाया। आगे चलते हैं, कल्याण सिंह जी, है ना, कौन से सिंह जी हैं, कल्याण सिंह। कल्याण सिंह की बात करें, ये सीकर के अंतिम शासक थे सर, पूछ लिया जाता है, बताइए सीकर के अंतिम शासक कौन थे। अच्छा, इनके काम थे, इन्होंने बनवाया था घंटाघर, कौन सा घर, घंटाघर, जिसको बोलते हैं क्लॉक टावर। कौन सा टावर, क्लॉक टावर का निर्माण करवाया तथा कल्याण अस्पताल व कल्याण कॉलेज का निर्माण करवाया। तो ये बातें भी याद रखना कि इसमें देखो 4-5 चीजें आई हैं। एक तो गोपीनाथ टेम्पल आपको याद रखना है, ठीक है, इसके अलावा विक्टोरिया डायमंड जुबली हॉल किसने बनवाया, माधव सिंह ने बनवाया। इसके अलावा बात करें घंटाघर, सीकर में जो क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर का निर्माण किसने करवाया, कल्याण सिंह ने करवाया। किसने करवाया, कल्याण सिंह ने क्लॉक टावर का निर्माण करवाया। बात करें, एक सभ्यता यहां मिलती है गुरारा, कौन सी सभ्यता है, गुरारा सभ्यता। यहां से चांदी के लगभग, चांदी के कितने, 2744 पंचमार्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं। दोबारा सुन लीजिए, 2744 पंचमार्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं गुरारा सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से, गुरारा सभ्यता से सिक्के प्राप्त हुए, कितने, 2744। आगे बात करते हैं सर, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। जब मैंने आपको राजस्थान का जीके पढ़ाया था, जब राजस्थान का जीके कंप्लीट करवाया था, तो वहां पर स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ाए होंगे, है ना। और मैं अक्सर एक ही बात कहता हूं सभी बच्चों से कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, वो मैं जहां तक कोशिश करता हूं, इतना करता हूं कि एग्जाम में बाहर नहीं जाए। अब देखिए, यहां पर सीकर पढ़ रहे हैं, तो सीकर में उस घटना की बात करते हैं। पहली घटना तो ये थी, और एक घटना और थी, है ना। पहली घटना तो ये थी कटराथल महिला सम्मेलन। याद हो कि सिहोट के ठाकुर थे मान सिंह, और मान सिंह जी द्वारा एक सोतिया का बांस गांव पड़ता है। कौन सा गांव, सोतिया का बांस गांव। यहां पर एक किसान महिलाओं के साथ क्या किया गया, दुर्व्यवहार, ठीक है, दुर्व्यवहार किया गया। और हरलाल सिंह की पत्नी श्रीमती किशोरी देवी की अध्यक्षता में, कौन थी अध्यक्ष, किशोरी देवी की अध्यक्षता में 25 अप्रैल 1934 को यहां पर एक सभा बुलाई गई। क्लियर, 25 अप्रैल 1934 को कटराथल नामक स्थान पर, है ना, कटराथल महिला सम्मेलन है। तो कटराथल नामक स्थान सीकर में पड़ता है। यहां पर महिला सम्मेलन का आयोजन करवाया गया। आपको बता दूं, इस सम्मेलन में 10,000 महिलाएं आई थी सर, 10,000 से प्लस, 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था इस सम्मेलन में। आगे बात करें, इसकी मुख्य प्रवक्ता ठाकुर देशराज। कौन से ठाकुर, देशराज, अपने भरतपुर वाले, ठीक है। तो ठाकुर देशराज जी की भरतपुर वालों की जो पत्नी थी, कौन सी, उत्तमा देवी, ये प्रमुख प्रवक्ता थी वहां, ठीक है। तो याद रखना, इसकी प्रमुख प्रवक्ता जो थी वो ठाकुर देशराज जी थे भरतपुर वाले, उनकी कौन थी, पत्नी थी उत्तमा देवी, तथा रूपा देवी, लक्ष्मण देवी, दुर्गावती, रुक्मा देवी आदि के साथ सम्मेलन में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। एक तो ये घटना याद रखना, कौन सी घटना है, कटराथल महिला सम्मेलन की। कटराथल महिला सम्मेलन की घटना मैंने आपको जब किसान आंदोलन पढ़ाए थे तो कराई भी थी, है ना, आंदोलनों में कराया था, ये स्वतंत्रता संग्राम वाले जो आंदोलन थे उनमें कराया था। एक घटना और कराई थी, बताया था मैंने, 10,000 महिलाएं इकट्ठी हो गई थी। ठाकुर देशराज की जो पत्नी थी उत्तमा देवी, वो ये प्रमुख प्रवक्ता रहती हैं इसमें। आगे बात करें तो देखो, अगली घटना ये भी कराई थी, कूदन हत्याकांड, है ना। इसमें क्या हुआ था, 25 अप्रैल 1935 को राजस्व अधिकारियों द्वारा का दल लगान वसूल करने आया था।
लेकिन कूदन गांव पहुंचा। वहां पर एक वृद्ध महिला थी, दापी। याद है महिला का नाम? कौन सी महिला थी? दापी महिला। इस दापी महिला ने मना कर दिया, इन्होंने जोश भर दिया व्यक्तियों में कि कोई भी लगान नहीं देगा, कोई भी अतिरिक्त पैसा नहीं देगा, कोई भी कर का पैसा नहीं देगा। हुआ भी यही है ना, यही हुआ। लोगों ने कर का पैसा नहीं दिया, लोगों ने कर का पैसा नहीं दिया, और जब नहीं दिया तो याद रखना पुलिस द्वारा किसानों के विद्रोह के दमन के लिए गोलियां चलाई गई। इसमें 4 व्यक्ति मारे गए थे सर। कौन कौन से व्यक्ति थे 4 जो मारे गए? एक तो था चेतराम। कौन सा राम? चेतराम। दूसरा व्यक्ति जो मारा गया वो था टीकूराम। कौन सा राम? टीकूराम। तीसरा व्यक्ति जो था वो था तुलछाराम, तुलछाराम। और चौथा व्यक्ति था आशाराम। कौन सा राम? आसाराम। तो याद रखिए इस आंदोलन में, इस घटना में 4 व्यक्ति मारे गए, चेतराम, टीकूराम, तुलछाराम और आसाराम शहीद हो गए। ये देख लीजिए, चेतराम, टीकूराम, तुलछाराम, आसाराम शहीद हो गए और 175 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेताओं में सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, है ना, पन्ने सिंह, बागडाउन और हरू सिंह, है ना, पथलाना, ये इनके एड्रेस लिख रहे हैं, है ना, गोरख सिंह, कटराथल, ईश्वर सिंह, बैरोपरा, लेखराम, कसवाली, ये लोग शामिल हुए थे इसमें। क्लियर? दोबारा सुन लीजिए। कूदन हत्याकांड में 25 अप्रैल 1935 को राजस्व अधिकारियों ने लगान वसूल करने के लिए कोशिश की, दल आया, तो वहां पर एक दापी नामक महिला ने लोगों में एक जोश भर दिया कि लगान नहीं देना है, ठीक है। और इस हत्याकांड में पुलिस वालों ने गोलियां चला दी। इस हत्याकांड में 4 व्यक्ति मारे गए, चेतराम, टीकूराम, तुलछाराम, आसाराम। क्लियर? चलते हैं सर आगे, भौगोलिक परिदृश्य की बात करते हैं। कौन सा परिदृश्य? भौगोलिक परिदृश्य। किसका? सीकर जिले का, ठीक है। तो सीकर जिले के भौगोलिक परिदृश्य की बात करते हैं। भौगोलिक परिदृश्य में क्या क्या है वो सुन लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे पड़ोसी राज्य, पड़ोसी जिले। तो पड़ोसी जिले कौन से हैं? झुंझुनू है, नीम का थाना है, जयपुर ग्रामीण है, चूरू है, डीडवाना और कुचामन सिटी है। तो 1 2 3 4 5, कितने? 5 तो इसके पड़ोसी जिले हो गए सर। बात करें जलवायु की, सीकर की जलवायु कैसी है? तो BHSW बॉस है। वो बॉस कौन है? सीकर है। सीकर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश में स्थित है। कोपेन के अनुसार सीकर में BSHW बॉस है वो, है ना, बॉस है वो। कौन? सीकर। तथा त्रिवार्ता के अनुसार BSH जलवायु पाई जाती है। वनस्पति की बात करें यहाँ पर, कौन सी पति? वनस्पति। वन है धनपति, वनस्पति। वनस्पति की बात करें तो यहाँ स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। स्टेपी क्या होता है सर? बताएगा कोई बच्चा मुझे कमेंट करके, स्टेपी क्या होता है? वनस्पति लिख रहा है यहाँ, स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। स्टेपी का मतलब मैं बता दूं, स्टेपी का मतलब होता है घास के मैदान या फिर कटीली जटीली झाड़ियां, है ना। कटीली जो झाड़ियां होती हैं जिनमें कांटे होते हैं, पानी की कम आवश्यकता होती है, और जो जमीन से ज्यादा बड़ा पौधा नहीं होता है, छोटा पौधा होता है, तो वो जो कटीली झाड़ियां होती हैं या घास के मैदान होते हैं, घास के मैदान अर्थात, और इसके अलावा कटीली जो झाड़ियां होती हैं वो कहलाती हैं स्टेपी, ठीक है। मृदा की बात करें तो एरिडोसॉल पाई जाती है। एरिडोसॉल्स मतलब शुष्क मृदा पाई जाती है, सूखी मिट्टी पाई जाती है। ये देखिए सर, साहीन, है ना, आज बताएंगे आपको साहीन कौन होता है। राधे राधे सर, राधे राधे भैया नीरज। चलिए आज बात करेंगे हम इसकी। दिख रहा है सबको किसकी फोटो है ये बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ किसकी फोटो है ये मेरे पीछे, किसकी फोटो है ये जल्दी से बताओ कमेंट करके। तब तक मैं इधर चलता हूं। शुभंकर, सीकर जिले का शुभंकर, है ना, सीकर का शुभंकर कौन है? साहीन है। साहीन का मतलब क्या होता है बताओ? साहीन का मतलब होता है बाज। क्या होता है? बाज। ये जो आपको साहीन दिख रहा है ना, इस बाज की जो उम्र है ना वो लगभग ऐसा मानते हैं कि 40-50 साल के आसपास होती है। एक बाज लगभग 40 से 50 वर्ष जीता है। लेकिन इसके बारे में आपको एक बात बताता हूं, जो बाज है ना, साहीन बाज, जो सीकर का शुभंकर है, जब ये 20-22 साल का होता है तो इसके जो पर है ना, पंख, वो भारी होने लग जाते हैं। जो चोंच है ना, ये शिकार के लिए ये आगे ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे
शिकार नहीं कर पाता, शिकार नहीं कर पाता, उड़ नहीं पाता, ये सारी समस्याएं होती हैं। अब इसके पास दो चॉइस हैं, या तो ये यहीं पर भूखा रह के मर जाए, या तो ये भूखा रह के मर जाए, या फिर एक दुखदाई प्रोसेस से ये गुजरे। लेकिन ये फर्स्ट चॉइस नहीं लेता, सेकंड चॉइस लेता है हमेशा। जो शाहीन है वो सबसे ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है आसपास में जो होती है, और वहां जाकर के सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले अपनी इस चोंच से अपने पंखों को तोड़ता है, पंखों को नोच डालता है बिल्कुल, फिर पत्थर पे मार मार के अपनी चोंच, खून निकल जाते हैं, चोंच टूट जाती है, चोंच को तोड़ देता है, अपनी को, पंखों को तोड़ देता है, कई दिनों तक तड़पता रहता है वही, फिर बाद में धीरे धीरे इसकी नई चोंच उगती है, नए पर निकलते हैं, और दोबारा से फिर ये आसमान का राजा बन के आसमान पर राज करने आ जाता है। तो इतने दुखदायी प्रोसेस से गुजर के आता है ये व्यक्ति, बहुत सीख मिलती है इससे। तो याद रखिए शुभंकर कौन है, शाहीन है। बात करें बोली की, तो यहाँ शेखावाटी बोली जाती है। कौन सी, शेखावाटी, जिसमें मारवाड़ी और ढूंढाड़ी इन दोनों का प्रभाव दिखाई देता है, या मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण जो है वो कहलाता है शेखावाटी। नदियों की बात की जाए तो दो प्रमुख नदियां, एक तो है कांतली नदी। कौन सी नदी, कांतली नदी। इसका उद्गम खंडेला की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है, खंडेला की पहाड़ियां, इसका उद्गम खंडेला की पहाड़ियों से होता है। यह राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। नोट डाउन, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, कांतली नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, राजस्थान में बहने वाली, राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कांतली नदी। तो राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली नदी है, इंपॉर्टेंट, वो भी था शाहीन। ठीक है, आगे बात करते हैं। तंवर राजपूतों का क्षेत्राधिकार होने के कारण कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाया। क्या कहलाया, तोरावाटी कहलाया। कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र तोरावाटी प्रदेश कहलाता है। इस कारण यहां बोली जाने वाली भाषा तोरावाटी है, याद रखना। तोरावाटी शेखावाटी की उपबोली है। ठीक है, तोरावाटी शेखावाटी की उपबोली है। क्लियर, चलते हैं, चलिए आगे। एक और नदी है, देखो, खंडेला नदी। कौन सी नदी है, खंडेला नदी, ये रही। खंडेला नदी की बात करें तो यह खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर सांबर झील में गिरती है। कहां गिरती है, सांबर झील में। इनमें जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो थी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है कांतली नदी। इसके अलावा आपको याद रखना है शुभंकर कौन है, शाहीन है, बोली शेखावाटी, और एक तोरावाटी प्रदेश। चले आगे, चलिए देखिए झीलों की बात करें सर। सिक्कर में जो झीलें पाई जाती हैं सर, ये बनास नदी से भी बड़ी है। आंतरिक प्रवाह की बेटा नीरज, आंतरिक प्रवाह की। ठीक है, चलिए बात करें झीलें। झीलों में पहली आती है पीथमपुरी झील। कौन सी, पीथमपुरी झील। पीथमपुरी झील की यदि मैं बात करूं, यह सीकर में स्थित मीठे पानी की झील है। कैसे पानी की झील है, मीठे पानी की। बात करूं दूसरी, रेवासा झील एवं कोछोर झील, ये सीकर में स्थित खारे पानी की झील है। मीठे पानी कौन सी झील है, पीथमपुरी झील, और दूसरी है रेवासा झील, ये कैसी है, खारे पानी की है। बात करें खनिज तो याद रखना यूरेनियम। सर जी गौर कीजिए, यूरेनियम, क्या, यूरेनियम। सीकर में यूरेनियम की बात करें तो खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां, दो गांव दे रखे हैं, सुहागपुरा और रॉयल। इन गांव से यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध गांव याद रखना, सुहागपुरा और रॉयल गांव, ये किसके लिए है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और यूरेनियम जो है कहाँ मिलता है, सीकर में मिलता है, खंडेला की पहाड़ियों से। बात करें नंबर 2, सीकर का बालेश्वर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, बालेश्वर क्षेत्र, तांबा उत्पादन तथा डोकान क्षेत्र सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, एक तो यूरेनियम वाला, एक तांबा और सोने के लिए। बात करें पाइराइट, पाइराइट याद होगा आपको, है ना, खाद के रूप में काम में लिया जाता है। देखिए ये रहा पाइराइट। अगर पाइराइट की बात करूं तो सलादीपुरा पाइराइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, रासायनिक उर्वरक बनाने के काम में आता है। ठीक है, रासायनिक खाद बनाने के काम में आता है ये। चलें आगे, आगे चलते हैं सर। आगे देखो पर्यटन, पर्यटन की बात करें तो पर्यटन में कृष्णा सर्किट। कौन सा सर्किट सर, कृष्णा सर्किट। आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन मंत्रालय ने कृष्णा सर्किट के तहत प्रदेश में श्रीनाथ जी नाथद्वारा, नंबर 1 श्रीनाथ जी नाथद्वारा। जब भी नाथद्वारा का नाम आएगा तो मुझे कमला इलायची याद आएंगी। कौन याद आएंगी, कमला और इलायची। कौन है, नाथद्वारा शैली की चितेरे हैं। नाथद्वारा शैली के कौन है,
चितेरे, कमला और इलायची। तो याद रखना कृष्णा सर्किट के तहत प्रदेश में श्रीनाथ जी, गोविंद देव जी कहाँ, जयपुर वाले, है ना, कनक वृंदावन जयपुर का, चरण मंदिर जयपुर का, गलताजी मंदिर परिसर जयपुर, मंकी महल, है ना, और खाटू श्याम जी सीकर स्थलों को जोड़ा है। क्लियर, क्लियर है सर यहां तक? जी सर क्लियर है। सुनील दाकड़, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए दोबारा, कृष्णा सर्किट परियोजना आपको याद रखनी है। कृष्णा सर्किट के तहत श्रीनाथ जी नाथद्वारा, गोविंद देव जी जयपुर, कनक वृंदावन जयपुर, चरण मंदिर जयपुर, गलता जी मंदिर परिसर जयपुर और खाटू श्याम जी सीकर को जोड़ा गया है सर। बात करें सांस्कृतिक परिदृश्य की तो याद रखिए दुर्ग, दुर्ग में पहला आएगा लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग, आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने, ये पढ़ाऊंगा मैं अपन। चलिए सर बात कर लेते हैं किसकी, लक्ष्मणगढ़ के दुर्ग की, है ना। तो देखिए लक्ष्मणगढ़ दुर्ग की अगर बात की जाए, लक्ष्मणगढ़ का किला निर्माण राव राजा लक्ष्मण सिंह ने, राव राजा कौन, लक्ष्मण सिंह ने करवाया था, 1862 में करवाया था, तथा इस शहर की नींव राजधानी जयपुर के नियोजन प्रणाली पर आधारित है। इस शहर की नींव कैसी है, राजधानी जयपुर के नियोजन प्रणाली पर आधारित है। चलें आगे। अच्छा इसमें से ये याद रखना बेटा आप लोग, कृष्णा सर्किट याद रखना सीकर का, है ना, कृष्णा सर्किट याद रखना है आपको 101%। आगे चलते हैं, देख पा रहे हो आप मेरे पीछे, देख पा रहे हो ना, किसका है बताओ ये डायग्राम, किसका है। यहां मैं आपको एक बात और सुनाऊंगा, एक बात बताऊंगा आपके काम की, बहुत इंपॉर्टेंट, पहले ये देख लीजिए। 10 सर्किट है ना, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। आगे बात करते हैं फतेहपुर, फतेहपुर दुर्ग, कौन सा दुर्ग, फतेहपुर दुर्ग। फतेहपुर शहर की स्थापना कायम खानी नवाब फतेह मोहम्मद द्वारा की गई। अच्छा एक और बात याद रखना, अब कायम खानी से मुझे याद आया कि देखिए ददरेवा चूरू जानते हैं आप लोग, ददरेवा कहां, चूरू। ददरेवा चूरू में एक व्यक्ति हुए हैं गोगाजी चौहान, गोगाजी चौहान, और गोगाजी चौहान के वंशजों में एक व्यक्ति पैदा होता है करम सिंह चौहान, करम सिंह चौहान। और ये करम सिंह चौहान जी जो है अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, धर्म परिवर्तन कर लिया और करम सिंह चौहान से बन गए ये कायम खान। कौन से खान, कायम खान। और इन कायम खान के जो वंशज आगे हुए वो कहलाए कायम खानी, कायम खानी मुसलमान, है ना। कायम खानी मुसलमान जो है वो यहां से आए, देख लो एक बार। ददरेवा चूरू में गोगाजी चौहान है, गोगाजी चौहान का वंशज हुए करम सिंह चौहान, करम सिंह चौहान ने धर्म परिवर्तन कर लिया और कौन बन गए, कायम खान। कायम खान से ही निकले हैं कायम खानी मुसलमान। तो जो सीकर में रहने वाले कायम खानी मुसलमान हैं वास्तव में वो हिंदू थे, चौहान वंश के थे, है ना, राजपूत थे। अच्छा इनमें एक कवि हुआ है जान कवि, कौन सा कवि हुआ है, जान कवि, न्यायत खान जिनको बोलते हैं, है ना। तो जान कवि, जान कवि ने लिखी है एक कायम रासो, कौन सी रासो लिखी है, कायम रासो। कायम रासो में लिखते हैं कि हम मुसलमान होने से पहले चौहान थे, कौन थे, चौहान थे, राजपूत थे हम, ठीक है, राजपूत थे हम, ददरेवा चूरू से हमारा निकास है। और कायम खानी मुसलमान कहाँ के बस गए, फतेहपुर में। तो फतेहपुर दुर्ग की अगर बात करूं, फतेहपुर शहर की स्थापना कायम खानी नवाब फतेह मोहम्मद द्वारा 1508 ईस्वी में की गई थी। इन्होंने 1516 ईस्वी में फतेहपुर का किला निर्माण करवाया। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल हैं जिनमें द्वारकाधीश मंदिर बनवाया भैया, सिंगानिया हवेली बनवाई, ले प्रिंस कल्चर सेंटर बनवाया, है ना, और फतेह चंद की हवेली यहाँ प्रमुख है। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये है सर फतेह चंद जी की हवेली। क्लियर है। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, फिर फतेहपुर दुर्ग से आगे ये देखिए जीर्ण माता, कौन सी माता है, जीर्ण माता, बिल्कुल गोगा जी की जन्मस्थली। बहुत अच्छा सुनील जी। चलिए आगे बात करते हैं, है ना। मंदिर, मंदिरों की बात करें तो मंदिर में तो रिंगस के उस मोड़ पे कौन मिलेंगे, खाटू श्याम जी। कौन मिलेंगे, खाटू श्याम जी। आज खाटू श्याम जी का इतिहास भी जानने वाले हैं आज की क्लास में हम, तो बने रहिए क्लास में एंड तक, है ना। खाटू श्याम जी के इतिहास के बारे में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं मंदिर जीर्ण माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर, जीर्ण माता का मंदिर। वही मंदिर जहां पर 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। कितने प्याले, 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है सर,
ठीक है, देखिए जीण माता मंदिर की बात करते हैं। इनका मंदिर रेवासा सीकर में स्थित है। पहली बात तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है जीण माता का मंदिर कहाँ है, तो याद रखना रेवासा सीकर हर्ष पर्वत। ठीक है, आगे देखो, हर्ष पर्वत स्थित शिलालेख के अनुसार जीण माता मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासन काल में हट्टड़, कौन है, हट्टड़, हट्टड़ ने 1064 विक्रम संवत 1121 में करवाया था। यह चौहान वंश की कुलदेवी है। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र और अश्वनी माह में नवरात्रा में इनका मेला लगता है। यहाँ मीणा जनजाति की आराध्य देवी है। कौन, जीण माता मीणा जनजाति की आराध्य देवी है। राजस्थान के लोक साहित्य में जीण माता का गीत सबसे लंबा लोकगीत है। इंपॉर्टेंट बात फिर आ गई, ये सब इंपॉर्टेंट बातें जो बता रहा हूं। एक तो जीण माता का मंदिर कहाँ है, रेवासा सीकर में, याद रखना। दूसरी बात, जीण माता किसकी, मीणाओं की आराध्य देवी है। तीसरी बात कि लोक साहित्य की अगर बात की जाए तो लोक साहित्य में जीण माता का गीत सबसे लंबा लोकगीत है। क्लियर, लोक साहित्य में जीण माता का जो गीत है वो सबसे लंबा लोकगीत है। इन्हें 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती थी, अभी प्रतिबंध लगा हुआ है। अभी शराब चढ़ाने पर क्या लगा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है। दोबारा देख लो, इन्हें 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती थी। ये मंदिर है देवी माँ का, है ना, ये मंदिर है देवी माँ का, ये प्रतिमा है। तो हाथ जोड़ो और कर लो दर्शन जल्दी से। ठीक है, रेवासा सीकर जीण माता, याद रहेगी। रेवासा सीकर में कौन सी माता, जीण माता, मीणाओं की आराध्य देवी, चौहानों की कुल देवी। इसके अलावा बात करें हम लोक साहित्य में, जीण माता का जो गीत है वो सबसे लंबा गीत है। कैसा गीत है, सबसे लंबा गीत है। बताइए यहां तक कोई आपत्ति, अरे नहीं है तो कमेंट कर दो। सबसे लंबी फड़ पाबू जी की है, बिल्कुल। 2.5 प्याले शराब के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है सुनील जी आपकी। चलिए, हमारे जो विद्यार्थी जुड़े हैं बहुत सारी जानकारी पहले से रखते हैं और बहुत अच्छी बात है, जुड़े रहिए एंड तक। चलिए चले आगे, बताइए समझ में आ रही है ना चीजें। अगर समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट करके बता दो यस सर, ताकि मैं आगे चलूं, है ना। आपकी एक कमेंट बड़ा उत्साह देती है हमें। एक बात याद रखना, कमेंट वाला पोर्शन आप संभाल लिया करो। कमेंट करनी है, शेयर करनी है, लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है वो आपको करना है। मेरा काम, मैं अध्यापक हूं और मेरा काम पढ़ाने का है। क्लियर, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको सारी चीजें संभालनी है। नीरज क्या बोल रहे हो, नो सर, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आगे चलते हैं, है ना, आगे देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं।
चलिए आवाज आ गई होगी, अब आवाज आ गई क्या? सुनील जी, सुनील, गुंजन, कशिश, अब आवाज आ गई होगी? हाँ नीरज, देख लिया आवाज आ गई कि बताओ कमेंट करके जल्दी से, तभी आगे चलूंगा फिर मैं जब आप लोगों का कमेंट आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, देख लीजिए, दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा रिपीट कर देते हैं सारी चीजें। देखिए यहां पर तो अपन ये तो पढ़ ही लिया था अपन ने, है ना, नहीं पढ़ा है तो दोबारा देख लो एक बार, ठीक है। जीर्ण माता रेवासा सीकर में स्थित है। पृथ्वीराज चौहान के प्रथम के शासनकाल में अड्डल द्वारा 1064 ईस्वी में इसे बनवाया गया। यह चौहान वंश की कुलदेवी है बेटा, और याद रखना जीर्ण माता मीणा जनजाति की जो है आराध्य देवी है। राजस्थान के लोक साहित्य में जीर्ण माता का गीत सबसे लंबा गीत है। राजस्थान के लोक साहित्य में जीर्ण माता का गीत सबसे लंबा गीत है। इन्हें 2.5 दिन के प्याले की शराब चढ़ाई जाती है, तो 2.5 प्याले शराब के लिए फेमस है माता जी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करें। सप्त गौ माता मंदिर रेवासा सीकर में स्थित देश का एकमात्र सप्त गौ माता मंदिर है। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, देश का एकमात्र कौन सा है? एकमात्र सप्त गौ माता मंदिर है। बाबा जुझार जी की बात करते हैं, है ना, बाबा जुझार जी, इनका जन्म इमलोहा गांव में हुआ था तथा इनका मुख्य मंदिर श्यालोडला गांव में स्थित है। प्रतिवर्ष रामनवमी को इनका मेला लगता है। हर्षनाथ जी मंदिर इंपॉर्टेंट है। कौन सा मंदिर? हर्षनाथ मंदिर। यह मंदिर हर्षनाथ की पहाड़ी पर महामारू शैली में निर्मित है, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण 1956 में अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। किसने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में हुआ था इसका निर्माण, ठीक है। इस मंदिर का, हर्षनाथ मंदिर का, हर्षनाथ की पहाड़ी पर स्थित है। 956 ईस्वी में हुआ था। भाद्र महा त्रयोदशी को यहाँ विशाल मेला लगता है। और जो लास्ट बात थी वो याद रखना, क्या? दरगाह हजरत ख्वाजा हाजी मोहम्मद निजामुद्दीन सुलेमानी चिश्ती अल फारूकी की दरगाह, है ना, बहुत लंबा हो गया नाम, बहुत लंबा हो गया ना, दोबारा देख लो। हजरत ख्वाजा हाजी मोहम्मद निजामुद्दीन सुलेमानी चिश्ती अल फारूकी की दरगाह। कमाल की बात यह है, इसका जो शॉर्ट नेम है बहुत अच्छा है। क्या है? हुजूर नजम सरकार। हुजूर नजम सरकार के नाम से प्रसिद्ध है ये दरगाह। चलिए आगे चलते हैं सर। आगे देखो, प्रमुख हवेलियों की बात कर लेते हैं। सीकर वाले ध्यान दें, सीकर वाले विद्यार्थी ध्यान दें, है ना, देख लो आगे। प्रमुख हवेलियों की बात कर लेते हैं। प्रमुख हवेलियों की यदि बात करें तो यहाँ की कन्हैया लाल गोयनका की हवेली कहाँ पर है? फतेहपुर में है। केडिया की हवेली, राठी की हवेली, बैजनाथ रुइया की हवेली, ताराचंद रुइया की हवेली, है ना, खेमका सेठ की हवेली, रामगढ़ प्रसिद्ध है। बात करें राजकीय संग्रहालय, कौन सा संग्रहालय? राजकीय संग्रहालय। तो राजकीय संग्रहालय को मुख्य रूप से सीकर के पास एक पहाड़ी पर स्थित 10वीं शताब्दी के हर्ष मंदिर से एकत्र मूर्तियों के संग्रह के लिए बनाया गया है। राजकीय संग्रहालय सीकर शहर के मध्य माधो सागर तालाब के पास है। क्लियर? तो राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? माधो सागर तालाब के पास स्थित है। क्लियर है भाई? चलिए नीरज, ये नाम कुछ ज्यादा ही छोटा है। हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन पार्ट देखने के लिए बहुत देर से बैठी हूं। अगर मैं तो बूंदी से हूं। अच्छा सुनील, बूंदी से हो, चलिए बहुत अच्छा, है ना, बूंदी से हो तो बहुत अच्छी बात है। आगे बात करते हैं खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी की तो चर्चा अपन को करनी है। 3 बाणधारी खाटू श्याम जी के बारे में आज बताऊंगा आपको फैक्ट। चलिए, खाटू श्याम जी का मेला, इनका मेला सीकर में फागुन शुल्क 10वीं से द्वादशी तक आयोजित होता है। यह बर्बरीक के शीश की पूजा की जाती है। अब कौन था बर्बरीक? कौन था बर्बरीक, है ना? तो बताऊं मैं आपको एक बात कि महाभारत काल में जो अपन बात करने वाले थे, महाभारत काल में जब महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था कौरव और पांडवों के मध्य, ठीक है, जब महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था कौरव और पांडवों के मध्य, तो उस महाभारत के युद्ध के तीसरे दिन एक व्यक्ति आता है युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए, जिसका नाम था बर्बरीक। क्या नाम था? बर्बरीक। ऐसा माना जाता है भीम का कोई पोता था, तपस्या की थी बहुत तगड़ी, तो बर्बरीक नाम था, और घर से निकला था 3 बाण लेकर के। कितने बाण लेकर के? 3 बाण लेकर के। लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश
द्वारकाधीश जी को इस बात का आभास हो गया कि कोई योद्धा आ रहा है महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए। तो द्वारकाधीश जी कहते ऐसा पौराणिक कथाओं के अनुसार कि द्वारकाधीश जी जो थे भगवान श्री कृष्ण है ना, वहां चले जाते हैं और रास्ते में उसे रोक लेते हैं, ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। किसका रूप? ब्राह्मण का रूप। ब्राह्मण का रूप धारण करके उसे रोकते हैं रास्ते में, तो रुक जाता है। फिर पूछते हैं भाई आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तो वो अपना परिचय देता है कि मैं योद्धा हूँ बर्बरिक और महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। बोला अच्छा, बाण तो तुम्हारे 3 ही है तरकस में। तरकस में कितने बाण है? 3 ही बाण है, युद्ध कैसे लड़ोगे महाभारत का? बोला 3 बाण तो वैसे रख रखे दिखाने के लिए, है ना ब्राह्मण महोदय, आपको पता नहीं बाण तो एक ही काफी है। सुन रहे हो मेरी बात? क्या कहा था कि बाण तो एक ही काफी है, 3 तो दिखाने के लिए, एक ही बाण से काम हो जाएगा अपना तो, है ना, क्योंकि अपन पढ़े लिखे योद्धा है। समझ रहे हो? बर्बरिक ने कहा कि एक ही बाण काफी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई एक बार अगर ये बात सच है कि आप एक ही बाण से महाभारत को समाप्त कर दोगे तो परिचय दो, है ना। बोलते ना हाथ कंगन को हार सी गया और पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो अपना परिचय दो इस बात का। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पीछे जो एक बरगद का पेड़ था, तो बर्बरिक जो है वो एक बाण चढ़ाता है धनुष पर और बाण से तीर चलाता है। वो एक तीर पूरे पत्तों को भेदता हुआ निकल जाता है। बरगद के पेड़ पर जितने भी पत्ते थे उन सबको भेद देता है वो एक तीर। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, आखिरकार तीनों लोगों के स्वामी है ना, 16 कलाओं से अवतार थे। तो याद रखिए उन्होंने अपने पैर के नीचे एक पत्ता छिपा लिया था। जब वो बाण उन सभी पत्तों को भेद करके वापस आ जाता है, भगवान श्री कृष्ण पैर हटा के देखते हैं तो उनके नीचे जो था पत्ता वो भी बिदा हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि वास्तव में ये बंदा जो आया है बर्बरिक, ये समाप्त कर देगा महाभारत को। तो उन्होंने लास्ट में पूछा कि भाई एक बात और बता दे, महाभारत में जा तो रहा है लेकिन लड़ेगा किसकी तरफ से? आखिर कौन व्यक्ति होगा जिसकी तरफ से तू लड़ेगा? क्योंकि एक पारिवारिक युद्ध है पांडव और कौरवों के बीच। तो बर्बरिक ने कहा कि मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा जो हारेगा, और शायद मेरे हिसाब से यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, है ना। ये सबसे बड़ी गलती थी जब बर्बरिक ने ये कहा भगवान श्री कृष्ण से कि जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। इसीलिए नाम पड़ गया हारे का सहारा। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अब आगे सुनिए होता क्या है, ठीक है। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा मतलब यदि मैं युद्ध करने जा रहा हूं महाभारत का, अगर पांडव हारे तो पांडवों के साथ और कौरव हारेंगे तो कौरवों के साथ। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि भैया ये तो सर्वनाश कर देगा, पूरे वंश का वंशनाश कर देगा। कैसे? अगर पांडव हार रहे हैं तो कौरवों की तरफ से लड़ेगा, और जब पांडवों की तरफ से लड़ेगा, और जब कौरव हारने लग जाएंगे तो कौरवों की तरफ चला जाएगा। मतलब इधर से भी मारेगा और उधर से भी मारेगा। तो याद रखना भगवान श्री कृष्ण ने जाते हुए कहा था कि भाई मैं एक ब्राह्मण हूं, भिक्षा मांगने आया था, क्या तू मुझे कुछ दे सकता है भिक्षा में? बोला क्या मांगोगे? मांग लो। बोला ऐसे नहीं, 3 वचन दे। तो 3 वचन दे दिए बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण को, जो मांगोगे वो दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा जाता है कि इससे अपना सर मांग लिया था कि अगर तू देना ही चाहता है कुछ भिक्षा में तो महाभारत में जाने से पहले सर मांग लिया था। तो इस बंदे ने बर्बरिक जो है उसने अपना सर काट के दे दिया था भगवान श्री कृष्ण को कि मुझे पता तो है तुम ब्राह्मण नहीं हो, है ना, छल कर रहे हो मेरे साथ, लेकिन ब्राह्मण को दिया हुआ जो वचन है वो मैं वापस नहीं ले सकता, तो मैं अपना सर काट के दे देता हूं। क्यों काटा सर? सर क्यों काटा भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से? सर क्यों मांगा? कारण याद रखना हमेशा, चाहे आप गलत के सही हो, गलत के साइड हो या आप सही के साइड हो, किसी एक के साइड जरूर रहना। जो व्यक्ति किसी की साइड नहीं रहता ना वो हमेशा इसी तरीके से कुचले जाते हैं। तो जो व्यक्ति किसी की साइड नहीं रहता उनके साथ ऐसा ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने सर मांग लिया था, भाई साहब को देना पड़ गया। तो याद रखना, या तो आप गलत के साइड रहो या आप सही के साथ रहो। कलयुग का उद्धारक, हाँ बिल्कुल भैया। तो एक बात याद रखना, या तो आप सही के साथ रहो या गलत के साथ रहो, लेकिन रहना जरूर है। अब आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। सर मांग लिया, कोई बात नहीं। अब बर्बरिक ने कहा, जब सर दे दिया, सर बोल रहा है वो, भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण आपने मेरे साथ छल किया है, सर तो मांग लिया, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है, ये महाभारत का युद्ध मैं पूरा देखना चाहता हूं लाइव। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने इस सर को एक ऊंची चोटी पर ले जाकर के और पहाड़ पर जो वृक्ष था उस वृक्ष से एक टहनी से सर को बांध दिया था। ऐसा कहते हैं महाभारत में जब कोई महान योद्धा मरता था तो बर्बरिक वहां से दहाड़े मार के हंसता था बहुत जोर से,
और जब वो दहाड़े मार के हंसता था तो उसकी दहाड़ों से महाभारत रुक जाया करता था। उसी क्षण जो योद्धा जहां था वहीं रुक जाया करता था। इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व था। आगे जब महाभारत समाप्त होता है तो समाप्त होने के बाद लगभग 1.25 लाख योद्धा मारे गए थे उस जमाने में। महाभारत समाप्त होता है, भगवान श्री कृष्ण जाते हैं बर्बरिक के पास कि बर्बरिक देख लिया महाभारत? बोला प्रभु देख लिया। बोला कौन कैसे लड़ा ये देखा? बोला सब कुछ देखा मैंने, और मैं आज आपको बता रहा हूं मैंने सिर्फ एक ही व्यक्ति को लड़ते हुए देखा है। वही कौरवों की तरफ से लड़ रहा है, वही पांडवों की तरफ से लड़ रहा है। पूरे महाभारत में जो भी विनाश हुआ है वो एक ही व्यक्ति ने किया है। मैंने सुदर्शन चक्र को घूमते हुए देखा है। मैंने किसको देखा है? सुदर्शन चक्र को घूमते हुए देखा है। जबकि अपने जो कृष्ण जी हैं उन्होंने सौगंध ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र अस्त्रों का प्रयोग नहीं करूंगा महाभारत में। लेकिन साहब माया तेरी बहुत कठिन है राम, है ना। एक अभी भजन चल रहा है कई दिन से, हाड़ मांस रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है जाम, देख के इसकी सुंदरता हो जाती नींद हराम, माया तेरी बहुत कठिन है राम। तो वही वाली बात थी। बाद में जब इनका वार्तालाप होता है भगवान श्री कृष्ण का और बर्बरिक का, तो बर्बरिक कहते हैं उनसे कि कृष्ण मैं होता तो महाभारत बहुत जल्दी समाप्त हो गया होता, लेकिन आपने मेरे साथ छल किया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है भाई मैंने तेरे साथ छल तो किया, लेकिन याद रखना मैं तुझे आशीर्वाद भी दे रहा हूं कि भविष्य में जब कलयुग आएगा, जब क्या आएगा? कलयुग। तो कलयुग में मुझसे ज्यादा इंसान तुझे पूजेंगे और पृथ्वी पर तेरी पूजा मेरे ही रूप में होगी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का रूप ही माना जाएगा बर्बरिक को। आज भी देख लीजिए, है ना, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, रिंगस के उस मोड़ पे लेने आ जाना। याद है आपको? कलयुग का उद्धारक कहा जाता है किसको? खाटू श्याम जी को। तो याद रखना खाटू श्याम जी वही बर्बरिक है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया है कि कलयुग में आपकी पूजा मेरी तरह होगी जैसे मेरी पूजा होती है। ठीक है, चलिए कैसी लगी आपको कहानी जल्दी से बताओ। सर आप ठीक से हो ना? बिल्कुल भैया, सुनील धाकड़ बिल्कुल ठीक से हूं मैं। चलिए कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट करके जरूर बताएं। आगे चलते हैं, ठीक है। ये थे हमारे खाटू श्याम जी। आगे चलते हैं सर, आगे बात करते हैं। देखिए नृत्य, अगर मैं नृत्य की बात करूं सीकर में कौन सा होता है, तो यहाँ कच्ची घोड़ी नृत्य होता है। कौन सा? कच्ची घोड़ी और गीदड़ नृत्य दोनों प्रमुख हैं। सीकर के कच्ची घोड़ी और गीदड़ नृत्य। सीकर के कौन से नृत्य? कच्ची घोड़ी और गीदड़ नृत्य। दोनों नृत्य ही क्या है? प्रसिद्ध हैं सर। सीकर के कच्ची घोड़ी और गीदड़ नृत्य दोनों प्रसिद्ध हैं। बात करें प्रमुख व्यक्तित्व की कि सीकर में प्रमुख व्यक्तित्व क्या है, कौन कौन से व्यक्ति प्रमुख हैं, तो एक एक का नाम सुनते जाइए। सबसे पहले व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट बनो भर्त, किसी की साइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, नवीन चौधरी। बिल्कुल सर, है ना, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। शेखावाटी क्षेत्र में बिल्कुल, नीरज मस्त। चलिए बहुत अच्छा है, आपको स्टोरी अच्छी लगी। तो देखिए बात करते हैं डूंगर जी की। किसकी? डूग जी जवाहर जी की बात करते हैं ना। इनका प्रमुख जो मंदिर है वो बारोड़ा और पाटोदा गांव में स्थित है। ठीक है, करना जी मीणा व लोहट जी जाट इनके प्रमुख सहयोगी थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में सक्रिय भाग लिया तथा नसीराबाद छावनी लूटी। कौन सी छावनी लूटी है सर? नसीराबाद छावनी लूटी है। आगे बात करते हैं, देखिए जमनालाल बजाज गांधी जी का 5वां पुत्र। याद आ गया, एसटीसी में क्वेश्चन आया था, गांधी जी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज। एसटीसी वाले बच्चों को मैंने हिस्ट्री पढ़ाई थी, बीएसटीसी वाले बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाई थी, और हिस्ट्री में से लगभग 14-15 प्रश्न ज्यों की त्यों मिले थे उन्हें, है ना। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में से भी क्वेश्चन आए थे, एंशिएंट में से आए थे, मिडाइवल में से आए थे। टोटल 17 प्रश्न आए थे। कितने प्रश्न? 17 प्रश्न, और 17 की 17 आपको क्लास में करवाए गए थे। यहां तक कि बताया गया था जमनालाल बजाज, इनका जन्म 4 नवंबर 1889 में हुआ। इनको गांधी जी का 5वां पुत्र उपनाम दिया गया। कौन सा नाम? गांधी जी का 5वां पुत्र उपनाम से भी जाना जाता है। इन्होंने वर्ष 1921 में, है ना, वर्धा में, कहा? वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। बिल्कुल, सुनील अमीरों से धन लूट के गरीबों में बांटते थे। बिल्कुल बांटते थे सर। नवीन, ये बहुत फेमस हैं, पर्सनैलिटी रही है सर या की? हाँ चलिए, आया था सर, बताया था सर, गांधी जी का 5वां पुत्र बिल्कुल आ गया था सर, बिल्कुल आ गया था सर, जमनालाल बजाज। चलिए जमनालाल बजाज 5वें पुत्र रहे हैं गांधी जी के। आगे बात करते हैं जानकी देवी बजाज,
यह राजस्थान की प्रथम, सर जी इंपॉर्टेंट है, यह राजस्थान की प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त महिला हैं, राजस्थान की फर्स्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं स्वामी केशवानंद। कौन से? स्वामी केशवानंद महाराज। और केशवानंद जी की बात की जाती है, सीकर के निवासी थे। इनका मूल नाम क्या था? याद रखना, बिरमा। क्या नाम था? बिरमा था। स्वामी केशवानंद ये सीकर के निवासी थे, इनका मूल नाम था बिरमा। इन्हें शिक्षा संत कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। जो मैं आपको बता रहा हूं जिले वाइज जिले, इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिले का नाम कॉपी में और इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखते जाना। याद रखना, स्वामी केशवानंद डैश लगा के लिख देना शिक्षा संत। कौन से संत कहे जाते हैं? शिक्षा संत कहे जाते हैं। आगे बात करते हैं सर, देख लीजिए, है ना, पहचान लिया होगा आपने तुरंत, भैरव सिंह शेखावत जी हैं ये। बात करें संत करमेती बाई, संत करमेती बाई, इनका मंदिर खंडेला सीकर, कहां? खंडेला सीकर में स्थित है। यह कृष्ण भक्ति की प्रमुख संत थी, है ना, और कृष्णों की भक्त हुई है, मीराबाई हुई है, राधा हुई है। और राधा तू बड़ी भागनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण सो तेरे अधीन, अर्थात तीनों लोगों का जो स्वामी है भगवान श्री कृष्ण, वो भी तेरे अधीन है। राधा जी ऐसी कौन सी तपस्या की है? एक और बात याद रखना, पौराणिक बातें चल रही हैं, तो हमारे जो कृष्ण जी हैं वो भैया 16 कलाओं से अवतार थे, जबकि राधा रानी जो हैं वो 64 कलाओं से अवतार हैं। भगवान शिव जिस शक्ति की पूजा करते हैं, भगवान शिव जिस तपस्या में लीन रहते हैं, जिस आसन में बैठे होते हैं और तपस्या में लीन आपने देखा होगा भगवान शिव को, वो जिस शक्ति की आराधना करते हैं वो शक्ति यही है, राधा रानी, है ना। तो राधे तू बड़े भागनी कौन तपस्या कीन, और तीन लोक तारण तरण सो तेरे अधीन। चलिए आगे चलते हैं सर, आगे बात करें भैरव सिंह जी शेखावत। कौन से? भैरव सिंह जी शेखावत, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी रही है इनकी। सीकर निवासी, राजस्थान, है ना, राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बताया था मैंने आपको। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान से उपराष्ट्रपति पद 2002 से 2007 पर आसीन होने वाले व्यक्ति थे। क्लियर? उपराष्ट्रपति जी थे यहाँ के। चलिए आगे बात करते हैं कृपाल सिंह शेखावत जी की। कृपाल सिंह शेखावत, इन्हें ब्लू पोट्री, अब ध्यान देना, यहां से इंपॉर्टेंट बात आ रही है, इन्होंने ब्लू पोट्री को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई, जिसके लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट बात याद रखना, सीकर के एक व्यक्ति हैं, कौन? सीकर के व्यक्ति हैं कृपाल सिंह शेखावत, और ब्लू पोट्री इनकी फेमस रही है, प्रसिद्धि दिलाई है। और बात करते हैं आगे, तो देखो कवि समर्थदान जी, है ना, कवि समर्थ, क्या नाम है? कवि समर्थदान, इन्हें राजस्थान का प्रथम पत्रकार माना जाता है। कौन सा पत्रकार माना जाता है? प्रथम पत्रकार, इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट आई हैं सीकर जिले में। इन्हें राजस्थान का प्रथम पत्रकार माना जाता है। कौन सा पत्रकार? प्रथम पत्रकार माना जाता है। आगे देखते हैं, एक मिनट कमेंट देखते हैं थोड़ा सा। सर आपकी क्लास का टाइम क्या है? सुनील जी, हमारी क्लास का टाइम सुबह होती है मैथ की क्लास 8 बजे, फिर 9:30 बजे से रीजनिंग चलती है, और फिर शाम को चल रहा है जिला दर्शन 4:15 बजे, 4 बजे से स्टार्ट होती है, 4 बजे से लेकर के एक दिन में एक जिला। अब वो 1 घंटे में हो जाए, 1.25 घंटे में हो जाए, 1.5 घंटे में हो जाए, एक दिन में एक जिला होता है। शाम की क्लास 4:15 बजे से होती है डेली कंटिन्यू। कल संडे है, कल सभी क्लासेस छुट्टी पे रहेंगी, ऑफ। कल मैं भी छुट्टी मनाऊंगा मस्त वाली, ठीक है, कल छुट्टी मनाएंगे, फिर मंडे को मिलेंगे 4:15 बजे शाम को। सुनील जी ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लियर, ताकि आपके काम आती नहीं चीजें। भैरव सिंह शेखावत का भी आया था एक क्वेश्चन BSTC में, बिल्कुल। फिर लगा कितने से कितने बजे तक? सर जी 4:15 से स्टार्ट होती है और 5:15 तक खत्म हो जाती है, लगभग पहले ही हो जाती है। ब्लैक पोट्री कोटा, बिल्कुल। ब्लू पोट्री जयपुर की है, बिल्कुल। नीरज सर, बिल्कुल। देखिए आगे देखिए, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, याद रखना, प्रतिभा पाटिल बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व की धनी थी ये महिला, है ना। और यहां देखिए, सीकर जिले के छोटी लोसल की बहू थी ये, यहां पर विवाह होकर के आई थी। उनके पति कौन थे? डॉक्टर देवी सिंह शेखावत। कौन थे? डॉक्टर देवी सिंह शेखावत मूल रूप से इसी गांव के रहने वाले थे। कौन सी? छोटी लोसल के। ये 2007 से 2012 तक भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही हैं। क्लियर? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, फर्स्ट राष्ट्रपति, है ना, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही हैं। कौन? याद रखना, प्रतिभा पाटिल जी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, बात करें बलराय जाखड़, सीकर से सांसद थे,
तथा 1980-89 तक लोकसभा अध्यक्ष रहे। कौन? बलराज, है ना, बलराज जाखड़ लोकसभा अध्यक्ष रहे सर। चलिए चलते हैं आगे। आगे बात करें विविध। विविध में क्या क्या चीजें हैं सीकर से जुड़ी हुई, तो ध्यान से देख लो सर। नीरज इसकी छुट्टी मत करो बेटा, नीरज करनी पड़ेगी, है ना, एक दिन की छुट्टी तो चाहिए। चलिए देखिए विविध तथ्य। आज भी थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, बाकी मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए फिर भी उपस्थित हूं, देख लो। और जैसे ही ये 50 दिन की क्लास पूरी होगी, हो सकता है उससे पहले भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा इंडिया की हिस्ट्री शानदार वाले तरीके से, है ना, ऑनलाइन इंडिया की हिस्ट्री कंप्लीट करवाऊंगा एक बार। चलिए देखिए रलावता गांव की बात करते हैं सर। कौन सा गांव है? रलावता। यह राज्य का पहला डिफेंस कैरियर, यहां पर राज्य का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट खोला गया है। याद रखना, राज्य का, पूरे राजस्थान का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहां खोला गया है? रलावता गांव में। ठीक है। लक्ष्मणगढ़ में राज्य का दूसरा स्काउट आवासीय विद्यालय है। राजस्थान का दूसरा स्काउट जो है आवासीय विद्यालय कहां है? लक्ष्मणगढ़ में। आगे बात करें जोहड़ विकास कार्यक्रम, तो याद रखना जोहड़ वर्षा जल संरक्षण की एक परंपरागत संरचना है। जोहड़, है ना, जोहड़ बोलते हैं मिट्टी के कच्चे कुएं, मिट्टी के कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है। तो जोहड़ विकास कार्यक्रम यहां चलाया जा रहा है। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जोहड़ वाले बाबा, याद है कल भी कराया था आपको, है ना, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जोहड़ वाले बाबा द्वारा जोहड़ विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। जोहड़ वाले बाबा डॉक्टर राजेंद्र सिंह, या फिर इनको वाटरमैन भी बोल देते हैं, याद रखना। आगे बात करें हर्षनाथ जी की प्रशस्ति 973, हर्षनाथ मंदिर में स्थित संस्कृत में लिखित इस प्रशस्ति के अनुसार हर्षनाथ मंदिर का निर्माण अल्लट, कौन है? अल्लट द्वारा करवाया गया था। हर्षनाथ पहाड़ी पर पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। याद करें, देखें एक बार बलेखड़ा गांव, कौन सा गांव है? बलेखड़ा गांव की बात करते हैं। बलेखड़ा गांव, सीकर का बलेखड़ा गांव बकरी पालने हेतु प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बकरी पालन हेतु प्रसिद्ध है। बात करें प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, इंपॉर्टेंट है, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र राजस्थान में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र सीकर में स्थापित है। कहां स्थापित है सर? सीकर में स्थापित है। आगे चलते हैं, देखो सीकर को राजस्थान की पहली हाईटेक सिटी, इंपॉर्टेंट डाल दो फटाक से, फिर आप ढूंढते रहते हो पीछे हाईटेक सिटी कौन सी है ना, फिर गूगल पे सर्च करते हो पेपर के बाद सर हाईटेक सिटी कौन सी है। तो याद रखना सीकर को राजस्थान की पहली हाईटेक सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की पहली हाईटेक सिटी कौन सी है? सीकर। राजस्थान की पहली हाईटेक सिटी कौन सी है भाई? सीकर है। आगे चलते हैं, सरोज गढ़वाल कौन है? सांगलिया की सरोज गढ़वाल राजस्थान की पहली स्काई डाइवर है। इंपॉर्टेंट बात है ना, ऐसे व्यक्तियों को आपको याद रखना है। बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, PDUSU, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर जिले के कटराथल गांव में स्थित, जिसकी स्थापना 2012 में की गई है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया बजट 2023-24 में, बजट 2023-24 में सीकर में फुटबॉल बास्केटबॉल खेल अकादमी बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा। चलें सर आगे चलते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सुनील जी। चलिए देखिए यहां आकर के आज अपनी क्लास होती है समाप्त। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, निकिता, नीरज, है ना, या जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं, अपनी ऋतु है या अंजलि अत्री है, जो भी विद्यार्थी आज हमसे लाइव जुड़े हैं, आप सबसे मुलाकात होगी मंडे को शाम को 4 बजे मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करना। ये लाइव चैट चल रही है, बाद में शो नहीं होती है, तो क्लास खत्म होने के बाद आप कमेंट जरूर करके जाएं एक बार कि क्लास कैसी लगी। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।